हाय एवरीवन, टुडे आई एम एट एनजी's ऑफिस और यहाँ पे हम एक पॉडकास्ट शूट करने आए हैं बट वी नीड टू सी द सेटअप. जो सेटअप मुझे लगा यहाँ का सबसे इंप्रेसिव चीज़ है. लेट मी शो द सेटअप. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मीट विद सलीम भाई. हाय सलीम भाई. हाय सिद्धांत भाई. सो आई जस्ट वांटेड टू शो माय ऑडियंस कि आपका सेटअप कैसा है बिकॉज द कम्युनिटी ट्रेडिंग के अराउंड इज़ वेरी लेस इंडिया में. ठीक है, सो इफ़ यू वांट प्लीज़ हमें एक बार सेट दिखा दो. प्लीज़ आप आइए, हमारे साथ सेटअप देखते हैं पहले हम. सलीम भाई का सेटअप कैसा है? तो सेटअप से पहले मैं आपको एक ट्रेनिंग रूम दिखाता हूँ. ओके. ट्रेनिंग रूम, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के साथ क्लासेस लेते हैं. ओके. और सारी मतलब लाइव ट्रेडिंग हम यहाँ पे कराते हैं. राइट. टीचिंग वगैरह इधर होती है, आप देख भी रहे हो थोड़ा सा बना हुआ भी चार्ट बने हुए हैं. हाँ, तो यहाँ पे हमारी सारी टीचिंग होती है. तो ये ट्रेनिंग रूम है हमारा. ओके. देन हम सारा मेन एएनजी ऑफिस, ओके. जहाँ पे हमारी टीम बैठती है. अभी तो आप थोड़ा सा खाली क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे क्या बेसिकली सब बैठ के एक साथ ट्रेड करते हैं? सब बैठ के ट्रेड करते हैं. हमारी कम्युनिटी है जो रिसर्च करती है, डिज़ाइनर्स हैं हमारी कॉलिंग टीम, सब कुछ मतलब पूरी हमारी एएनजी टीम यहाँ पे बैठती है. ओके. ओके, ग्रेट. एंड दिस इज आवर पैराडाइज. वाओ, ट्रेडर्स कॉकपिट. हाँ, यहाँ पे हमारी स्क्रीन सब कुछ यहीं पे बैठ के हम ट्रेडिंग करते हैं. ये किस चीज़ की है? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ. बंदा ट्रेडिंग करते हुए थक जाता है तो मसाज ना आपको रिलैक्स कर ले. राइट. सो आज हम यहाँ पे एक पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं सलीम भाई के साथ. और सलीम भाई के पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. वो एनजी में काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं. उन्होंने खुद भी ट्रेडिंग बहुत दिनों से कर रखी है. आप इस पूरे पॉडकास्ट को देखना, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम सलीम भाई. और अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट. हाय एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग शेड्यूल्स की बात करते हैं. उससे कैसे आप पैसा अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं. टुडे वी हैव मिस्टर सय्यम फ्रॉम एस्पायर नाउ ग्लोबल, व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो कम्युनिटी इन होल इंडिया. यहाँ पे आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. राइट नाउ मिस्टर सय्यम इज मेंटरिंग in ANG, and apart from that he also have experience of 6+ years of trading in crypto and equity. So now today we will discuss कि क्या कैसे होता है ट्रेडिंग, कहाँ पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं, अगर एक बिगिनर ट्रेडिंग करने जा रहा है तो कैसे वो स्टार्ट कर सकता है मार्केट में. राइट नाउ जो मुझे सबसे बेटर लगा ANG के बारे में, द कम्युनिटी दे आर क्रिएटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी. रात भर यहाँ पे बैठ के मेंटर्स और जो इनके स्टूडेंट्स है वो ट्रेड करते हैं इन क्रिप्टो में. मोस्टली मार्केट रात में एक्टिव होता है. तो आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी जहाँ पे आपके साथ मेंटर रात भर बैठ के ट्रेड कर रहा हो और ही इज हेल्पिंग यू टू एंटर इन द मार्केट और एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट और मिस्टर सय्यम से जानते हैं कि उनकी स्टोरी क्या है, वो कैसे ट्रेडिंग में आए हैं और उन्होंने क्या क्या अभी तक अचीव किया है. सो सय्यम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. आज हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, हमारी ऑडियंस आपसे बहुत कुछ सीखेगी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि आपने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की, आपकी जर्नी कैसी रही थी और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे. सो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी 6 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली. एंड एक्चुअली जो मेरा ट्रेडिंग में इंटरेस्ट बना था वो मुझे मेरे फादर को देख के बना था. ओके. माय फादर इज अ सब ब्रोकर इन मोतीलाल. सो मैंने बचपन से उनको मार्केट्स मूव करते हुए मतलब चार्ट्स देखे हैं. मैंने उनकी स्क्रीन पे देखा है कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, शेयर्स के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं. तो मुझे एक तरीके से इंटरेस्ट आने लगा कि ये क्या चीज़ है, एकदम से ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है, तो मुझे भी इसके बारे में सीखना है. तो मैंने 10th 11th में पापा से इसके बारे में पूछना स्टार्ट किया. एंड जब मैं कॉलेज में गया तो आई ऑप्टेड एज अ सेकेंडरी सब्जेक्ट स्टॉक मार्केट. मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा. फिर वहाँ से मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ डरते मार्केट में गया, हल्का फुल्का अपना हाथ ट्राई किया, जलाए, फिर मैं बाहर निकल गया. देन आफ्टर कॉलेज मैंने 1 साल का ब्रेक लिया. मुझे कॉलेज वगैरह ज़्यादा समझ में नहीं आया. ऑल्दो आई वॉज गुड इन स्कूल बट मुझे कॉलेज समझ में नहीं आया ज़्यादा. कॉलेज के बाद मैंने 1 साल का ब्रेक लिया एंड मैंने अपने फादर के साथ बैठना स्टार्ट किया कि भाई मुझे मार्केट ही समझना है. तो स्टार्टिंग में मतलब ही वॉज स्ट्रिक्ट विद मी कि तू खुद पहले समझना स्टार्ट कर, मैं देखता हूँ तू कितना सीरियस है. तो मैंने यूट्यूब से मतलब जैसे कोई भी बिगनर आता है मार्केट में, मैंने वैसे समझना स्टार्ट किया. मैंने अपने फादर को अपने एनालिसिस बताने स्टार्ट किया. फिर जब धीरे धीरे उन्हें मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगा तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी. स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बिगनर्स लग चलता है, मैंने पैसा कमाया बट झटके में फिर एक बारी में पैसा भी मेरा उड़ा है. फिर जब मैं कैपिटल मेरी ख़त्म हो गई थी एंड जब मेरे घर वालों ने मुझे दोबारा से कॉन्फिडेंस दिलाया तो मैंने फिर NSE का कोर्स किया, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट. आई डिड डिप्लोमा. उसके बाद मैं फुल फ्लेज आया मार्केट में
एंड देन फ्रॉम देयर फिर मैं यहाँ पे ANG में ज्वाइन हुआ एंड आई स्टार्टेड मोर एंड मैं इसमें फिर आगे बढ़ता गया. ग्रेट. लुक, आई थिंक यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा लेसन सीखने को मिलेगा, बिकॉज अगर सय्यम भाई के फादर चाहते तो वो उनको सब कुछ स्टार्टिंग से बता देते. ठीक है, उस केस में क्या होता कि देयर माइट बी अ चांस कि सय्यम भाई सक्सेसफुल हो जाते, बट वो जो लॉस का इमोशंस है वो कभी आपको देखने को नहीं मिलता. ठीक है, आप कभी वो फील नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. तो स्टॉक मार्केट में यार लोग लॉस से बहुत घबराते हैं, लेकिन आई थिंक स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉस नहीं ले रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच यू हैव. क्योंकि अगर आप लॉस नहीं लोगे तो उस इमोशन से आप कभी इंटरैक्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, एक पॉइंट के बाद जब आपको बड़ा लॉस होगा तो आप शायद गिव अप कर दो या फिर आप डिप्रेशन में आ जाओ. तो ये बहुत अच्छी मतलब बात मुझे लगी आपके फादर की, कि आपको कहा कि भाई हाथ जला पहले. ठीक है, पहले जो करना है खुद कर ले, फिर देखा जाएगा. बिल्कुल. राइट, ग्रेट. तो अब यहाँ तक तो हमने आपके बारे में जान लिया, बट यहाँ जो हमारी ऑडियंस है ना, उसमें बिगनर्स बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में. अब आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो वी वुड लाइक टू नो कि अगर कोई बिगनर स्टॉक मार्केट में आना चाहता है तो उसको क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो अपने दिमाग में रखनी चाहिए, ताकि वो बहुत बड़े लॉस में ना जाए. क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में आपने देखा ही होगा कि मार्केट से लोग बाहर इसीलिए होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है. तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या उसको दिमाग में रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ट्रेडिंग का? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले सीखो और फिर मार्केट में आओ. ओके. और सेकंड, जो मैं कहूँगा 95% लोग गलती करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शंस में आना. हाँ, राइट. ऑप्शंस में तो आप जब तक पूरा स्टॉक मार्केट ना समझ में आ जाए तब तक ऑप्शंस में जाना ही नहीं चाहिए. तो पहले स्टॉक मार्केट समझो, स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना स्टार्ट करो, वहाँ पे अपनी गलतियाँ समझो, उस पर सीखते रहो, आगे बढ़ो, देन ऑप्शंस पे आओ. सो द वेरी फर्स्ट स्टेज इज लर्न. देन उन जो चीज़ें आपने सीखी हैं उनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो, वेदर इट इज़ विद अ स्मॉल क्वांटिटी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करो मार्केट में. लॉसेस हो रहे हैं, उन लॉसेस से सीखो, रिकॉर्ड करो उन्हें. प्रॉफिट हो रहे हैं, उन प्रॉफिट से कभी भी ग्रीड मत बनाओ कि अब तो मुझे प्रॉफिट होने लगे, मैं तो ऊपर ही जाऊंगा. सो लर्न एंड अर्न, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, एंड दिस यू हैव टू फॉलो फॉर एटलीस्ट 6 to 8 months. दिक्कत ये है ना कि जैसे आप कहा कि लर्न करो, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता नहीं है लर्न करना कहाँ से है. यूट्यूब पे बहुत वीडियोज हैं, ठीक है, एकदम भतेरे पड़े हैं थोक के भाव. कौन सी वीडियो देखें, कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे एंड करें, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने भी स्टार्टिंग में यूट्यूब में ही घुसा, और मैं अपनी बात बताता हूँ. मैं जब यूट्यूब पे सीखने के लिए आया, मैंने सबसे पहले इंडिकेटर्स पढ़े. मुझे लगा इंडिकेटर्स के अलावा कुछ होता ही नहीं है. सो फॉर द बिगनर व्हाट आई वुड सजेस्ट, वो कोई एक बुक बाय कर ले जिसमें बिगनिंग से एंड तक उनको स्टेप्स पता चल जाए कि पहले ये समझना है कि मुझे पहले कैंडल समझनी है, फिर मुझे प्राइस एक्शन समझना है, उसके बाद मुझे इंडिकेटर समझना है. उनको बस एक स्टेप पता चल जाए. तो इधर यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स ऑन यूट्यूब स्टेप्स पता लगने के बाद, या फिर यू कैन गो फॉर अ कोर्स जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ाया जा रहा है. क्योंकि जब तक आपको स्टेप्स नहीं पता होंगे ना, आप चाहे किसी भी कोर्स में चले जाओ या फिर आप यूट्यूब पे चले जाओ, वहाँ से भी आपको अधूरा नॉलेज मिलेगी, इधर से भी अधूरी नॉलेज मिलेगी. तो यू शुड नो व्हाट यू वांट टू लर्न. ओके, देन अगेन अगर हम बुक की बात करें, आपने कहा कि एक बुक उठाओ, उसको पढ़ो. ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कौन सी बुक? बिल्कुल बेसिक, जिसमें बस आपको स्टेप्स पता हो. अब फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने बुक नहीं पढ़ी है. राइट. मैं सीधा यूट्यूब पे गया था, मैंने अपने हाथ जलाए हैं, मैंने उससे सीखा है. आपको सिर्फ एक वो बुक लेनी है जिसमें आपको सिर्फ स्टेप पता चले कि मुझे भी कैंडल्स पढ़नी है, मुझे प्राइस एक्शन पढ़ना है, मुझे इंडिकेटर्स पढ़ना है. सिर्फ बेसिक पता चल जाए. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उस थ्योरेटिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है, वो आप नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट. सो बेसिकली टू सम अप, आप कोई भी एक बुक उठाओ जिसमें आपको एक रोड मैप मिले. राइट. करेक्ट. कोई भी एक बुक उठाओ जिसमें आपको रोड मैप मिले, आप उस बुक का रोड मैप फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट. अगर आपको नहीं फॉलो करना है तो आप रोड मैप वहां से ले लो. ठीक है, और सब कुछ जो प्रिपरेशन है आप यूट्यूब से कर सकते हो या फिर कोई अलग फ्री सोर्स से कर सकते हो. राइट. कोर्सेज की बात आपने की थी, कोर्सेज को लेके बीच में बहुत कंट्रोवर्सी हुई है मार्केट में. ठीक है, बट अगर किसी को एक जेन्युइन कोर्स के बारे में जानना हो कि ये कोर्स जेन्युइन है या फिर पढ़ाने वाले जेन्युइन है, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि उसको कौन कौन से पॉइंटर्स पे ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले जो भी वहाँ पे मेंटोर है पढ़ाने वाले, उनकी प्रोफाइल विजिट करके. ठीक है, इंस्टीट्यूट के नाम पे बहुत कोर्सेज बिकते हैं. सो यू शुड नो हु इज टीचिंग यू, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है एंड उसने अपनी लाइफ के साथ क्या किया है. अगर वो आपको इतने टाइम से पढ़ा रहा है, मतलब ही मस्ट बी समवेयर इन हिज लाइफ, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. सो एटलीस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर
3 to 4 months, ताकि आपको पता चले कि उसका लाइफस्टाइल ट्रेडिंग की वजह से कितना चेंज हुआ है, वो पहले कैसा था अब कैसा है। देन जब वो एजुकेशनल रील्स डाल रहा है या फिर जो भी वो इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहा है, उसको देखो कि कितना अच्छे से आपको वो चीज़ समझ में आ रही है जो वो अगर शॉर्ट क्लिप्स में समझा पा रहा है। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, देन यू कैन थिंक ऑफ एनरोलिंग इन देयर कोर्स। एंड वहाँ पे भी डायरेक्ट सारे के सारे पैसे एक बारी में मत दो, वहाँ पे जाके उनकी कोई एक डेमो क्लास लो, क्योंकि रील्स पे समझाने का तरीका अलग होता है एंड रियल में समझाने का तरीका अलग होता है। तो वहाँ पे डेमो क्लास लो, अगर समझ में आता है देन यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स एंड व्हाट ऑल बेनिफिट्स यू आर एडिशनली गेटिंग, ये सारी चीज़ें देख के। ओके, तो ये तो हो गई कोर्सेज की बात, लेकिन ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी लोग कोर्स नहीं ले सकते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप बिना कोर्स के ट्रेडर नहीं बन सकते हो, ठीक है। बिना कोर्स के ट्रेडर कैसे बनना है वो आज हम संयम भाई से निकलवाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं, आप कह लो कि बहुत दिनों से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत दिनों से हम मिले हुए हैं, ठीक। सारे बिगिनर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका हमने एक लिस्ट बना रखा है एंड वी विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दैट इन दिस सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे जो लगता है संयम भाई कि जो बिगिनर्स के दिमाग में आता है, जैसे आपने कहा कि आपने यूट्यूब पे आए थे तो आप इंडिकेटर से शुरू किया था आपने, ठीक है, इंडिकेटर से स्टार्ट किया था एंड आई थिंक ना वो एक आप कह लो एरा था उस टाइम पे, मेरे ख्याल से आज से 5-6 साल पहले उस टाइम पे हर बंदा यूट्यूब पे इंडिकेटर की बात कर रहा था। वो एरा खत्म हुआ, फिर प्राइस एक्शन की बात करने लगे। प्राइस एक्शन के बाद आज की डेट में मुझे लगता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और जो नए नए टर्म्स आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर मैं एक ट्रेडर से जानना चाहूँ जैसे आप हो कि प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर आप क्या प्रेफर करोगे अगर आपको ट्रेड लेना है तो? मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग की बात बताता हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। मैं सिर्फ अपने चार्ट्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता हूँ। ओके, देन उसके बाद अगर मुझे कोई ट्रेंड दिख रहा होता है तो आई क्रिएट अ ट्रेंड लाइन। मैं पैटर्न बनाने का भी एम नहीं करता, ओके, मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। अगर कोई पैटर्न बन गया दैट इज वेरी गुड, अगर नहीं बना दैट इज कम्प्लीटली फाइन विद मी। पैटर्न्स लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई पैटर्न लाइक जैसे आपने बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, मैं ये पैटर्न्स कभी भी नहीं बनाता। मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता हूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो होती है कैंडल्स की नॉलेज, कि आपको समझ में आना चाहिए अगर कोई ग्रीन कैंडल बन रही है तो उस कैंडल का रेलेवेंस क्या है। ओके, तो मैं कैंडल देखता हूँ फिर उसके बाद कि अगर मुझे कोई कैंडल ब्रेकआउट दे रही है या मुझे कोई कैंडल रिवर्सल दे रही है सपोर्ट से, तो वहाँ पे उस कैंडल में कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है वो विद एक्सपीरियंस समझ में आती है। बट फॉर दी स्टार्टिंग आपको ये पता लगता है कि ग्रीन कैंडल है तो मतलब बायर्स आ रहे हैं, रेड कैंडल है तो सेलर्स आ रहे हैं। तो अगर सपोर्ट पे लेट से ग्रीन कैंडल बन रही है और मेरा कोई कैंडल 2 कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, लेट से इनगल्फिंग बन गई, तो मैं उसकी कंफर्मेशन का वेट करूंगा कि हाँ बायर्स आ चुके हैं मार्केट में, तो तब मैं बाय लूंगा। इफ आई एम नॉट गेटिंग द कंफर्मेशन मैं वेट करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे आज नहीं मिल रही, मुझे 1 घंटे बाद मिल जाएगी, मुझे कल मिल जाएगी, मुझे जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं लेनी। ये पेशेंस बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। पेशेंस ये कैसे डेवलप करें, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे हैं ना कि उनको थोड़ा सा मूव कर देता है मार्केट, ब्रेकआउट नहीं भी है तब भी वो एंटर कर जाएंगे। तो ये पेशेंस कैसे डेवलप किया जाए? देखो 2 तरीके, या तो हाथ जला लो लेकिन मार्केट में अपना पैसा बिल्कुल डुबा लो और उससे आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। राइट, सेकंड ये है आप कम अमाउंट के साथ मार्केट में एंटर करो, हाथ तब भी जलेंगे बट वो आपके कंट्रोल में कि मुझे सिर्फ इतने ही हाथ जलाने। सो फॉर द बिगनर्स आई ऑलवेज सजेस्ट कि 10,000 20,000 की कैपिटल से ही ट्रेड करो, ताकि जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो आप उस 10,000 20,000 में ही करो कि अगर वो लॉस हो भी गया, वो लॉस इतना बड़ा नहीं होगा कि जो आप झेल ही ना पाओ। क्योंकि लोग क्या गलती करते हैं, वो सीधा 1-2 लाख के साथ आ जाते हैं, तो वो गलती कभी नहीं करनी। लोन लेके घर बेच के सारी सेविंग्स लगा दी उसी में, वो आप हमेशा फिर मार्केट से आप 2 महीने में बाहर निकल जाओगे। मैं ये भी नहीं कहूँगा आप 6 महीने सस्टेन कर रहे हो। ओके, तो जैसे प्राइस एक्शन में भी हम यूट्यूब पे देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि लोग प्राइस एक्शन में आपको अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न बताते हैं, अलग अलग आपका चार्ट पैटर्न बताते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, वो उतना मैटर नहीं करते हैं? जस्ट आप प्लेन सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस रख के उसका ब्रेकआउट देखो, ट्रेंड लाइन देखो, दैट इज इनफ? बिल्कुल मैटर करता है वो। ओके, आपको अगर मार्केट में ये नहीं पता कि बुल फ्लैग क्या होता है, बेयर फ्लैग क्या होता है, तो आपकी नॉलेज थोड़ी सी ना मैं कहूँगा कम रह गई। तो अगर आपकी कई अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बन रही है वो मिस आउट हो सकती है।
सपोर्ट रेजिस्टेंस इज द क्रक्स, कि आपको ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए, उसके बिना तो आपके पैटर्न किसी काम के नहीं है। राइट, बट अगर इसके साथ आपको ये बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये पैटर्न्स भी पता है, तो दैट इज द चेरी ऑन द केक। ओके, तो वो आपके लिए एज अ एडिशनल बेनिफिट काम करती है। तो ऑलवेज ट्रीट दीज पैटर्न्स एंड द इंडिकेटर्स एज द एडिशनल कंफर्मेशन ओनली। ओके, एज यू सेड इंडिकेटर, प्राइस सेक्शन के साथ हम इंडिकेटर मिक्स कर सकते हैं, एंड अगर कर सकते हैं तो कौन से इंडिकेटर्स? सी देयर आर मल्टीपल इंडिकेटर्स, Right. मुझे आधों के नाम भी नहीं पता होंगे। मैं सिर्फ 2 इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, ओके, RSI और MACD। अब RSI भी एक ऐसा इंडिकेटर है जो आप हर मार्केट में नहीं यूज़ कर सकते। मार्केट अगर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गई, वो किसी काम का नहीं है, ओके, क्योंकि वो एक रेंज बाउंड इंडिकेटर है, तो वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने लगेगा। सेम गोज विद MACD। MACD तब हेल्पफुल है जब आपका मार्केट ट्रेंडिंग है, तो यू शुड नो कि कौन से मार्केट में कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है। ये आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन से मार्केट में RSI इज बेटर, कौन से मार्केट में MACD इज बेटर, और अगर है तो कैसे इस्तेमाल किया जाए? सो RSI इज यूजफुल इन रेंज बाउंड इंडिकेटर, ओके, सॉरी रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड मार्केट, अगर एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा है तो हाँ, ओके, क्योंकि RSI खुद एक रेंज में मूव करता है। आप 70-30, 70-30 तो नॉर्मल रेंज है, जो मैक्स इसकी रेंज है 0 to 100 है। ओके, वो कभी भी 100 के ऊपर नहीं जाता, कभी भी 0 के नीचे नहीं जाता। राइट, तो अगर वो एक रेंज बाउंड इंडिकेटर है, तो एक रेंज बाउंड मार्केट में RSI का यूज ज़्यादा है। या फिर अगर मार्केट स्लो में ट्रेंडिंग है, जैसे मार्केट हायर हाइस या फिर लोअर हाइस लोअर लोज बना के जा रही है, मतलब बहुत ही आराम से नीचे जा रही है, फिर हल्का सा पुल बैक है, फिर हल्का सा नीचे जा रही है, Okay. तो उसमें RSI बहुत अच्छी काम करती है। बट अगर मार्केट एकदम से सुपर ट्रेंडिंग हो जाती है, कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बनने लगी है, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बनने लगी, वहाँ RSI आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देगी। ओके, इन दैट केस MACD आती है, क्योंकि MACD रेंज बाउंड नहीं है। MACD मूविंग एवरेज से डिराइव्ड है, एंड मूविंग एवरेज आपका डायरेक्टली प्राइस से लिंक्ड है। जितना ऊपर प्राइस जाएगा उतनी ऊपर आपकी मूविंग एवरेज जाएगी, एंड उतनी ऊपर आपका MACD जाएगा। ओके, सो MACD आपका अच्छे खासे ट्रेंडिंग मार्केट में हेल्पफुल होता है। जैसे ही मार्केट रेंज बाउंड हो गई, MACD आपके लिए कोई काम का नहीं है, वो एक बहुत छोटी सी रेंज में मूव करने लगेगा। ओके। सो किस टाइप की कंफर्मेशन आप ढूंढते हो? अगर मान लेते हैं हम RSI की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल RSI अगर हम निफ्टी में लगा रहे हो, निफ्टी इज इन रेंज बाउंड फ्रॉम मे बी 19,500 टू 20,000, ठीक है, इसके बीच में रेंज बाउंड है। तो अगर हमें इसमें ट्रेड लेना है अब, तो RSI का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि आप कौन सा टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है डेली पे RSI आपको कुछ भी ना बताए, वो आपको 15 मिनट्स पे या 1 आवर पे कोई इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, तो 15 मिनट्स 1 आवर पे आपको बस RSI में ये देखना है कि वो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। ओवरबॉट मतलब कि आपका ओवरबॉट मतलब एक्सेसिव बाइंग हो चुकी है, द सेलर्स में एंटर द मार्केट 70 से ऊपर। 70 से ऊपर। ओके, ठीक है, ठीक है, 70 के पास है, 70 से ऊपर, एंड ओवरसोल्ड का मतलब 30 के पास है, 30 के नीचे। ओके, ठीक है, मैंने बस RSI में ये देखना है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्राइस, कि आपका प्राइस क्या बता रहा है। आपके पास रेड कैंडल बन रही है, आपके पास ग्रीन कैंडल बन रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहाँ पे बन रही है, सपोर्ट पे बन रही है, रेजिस्टेंस पे बन रही है। सो फॉर एग्जांपल 20,000 पे मार्केट है, 20,000 में मतलब आई हैव रेजिस्टेंस। या सो 20,000 से मार्केट रिवर्ट हो रही है, एंड मुझे एक रेड कैंडल मिल रही है। ठीक है, सो अगर मैं वहाँ पे लॉजिक में जाता हूँ, तो रेजिस्टेंस पे सेलर्स मार्केट पे एंटर करते हैं, बिकॉज प्राइजेस आर ओवर वैल्यूड एट दैट पॉइंट। ओके, राइट। सो सेलर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं, ये मुझे पता है, मतलब कर सकते हैं। नाउ आई हैव टू सी कि क्या कर रहे हैं या नहीं। तो इफ आई गेट अ बेयरिश कैंडल और द रेड कैंडल, तो वो मुझे बता रहा है सेलर्स एंटर कर रहे हैं। तो आई विल बी वेटिंग फॉर वन रिवर्सल कैंडल देयर कि सेलर्स कर रहे हैं। नाउ आई हैव टू बी श्योर कि हाँ ये फॉल कंटिन्यू हो रहा है। तो एज सुन एज मेरी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होगा, मतलब प्रीवियस रेड कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होगा, आई कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड। ओके, और इसमें अगर RSI 70 के ऊपर है, दैट मीन्स कि वो डबल कंफर्मेशन होगा, डबल कंफर्मेशन है, वो ओवरबॉट हो चुका है, तो नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली। ग्रेट। सो बेसिकली आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख रहे हो, सारा कुछ प्राइस एक्शन, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए बस ये देख रहे हो कि अगर वो रेजिस्टेंस एक्चुअली वहाँ से रिवर्सल होने वाला है, तो RSI मस्ट बी ओवरबॉट। यस, अगर वो सपोर्ट पे है तो RSI मस्ट बी ओवरसोल्ड, कि वहाँ पे बायर्स एंटर करेंगे। करेक्ट। ग्रेट, तो ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। एंड व्हाट अबाउट MACD? MACD
अगर मुझे RSI कंफर्मेशन दे रहा है, एंड 90% केसेस आई यूज RSI, क्योंकि सुपर ट्रेंडिंग मार्केट बहुत कम होता है, कम मिलता है, राइट। तो जब आपने जैसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि मार्केट रेंज में 19,500 से 20,000 की, तो वहाँ पे MACD मैंने देखना ही नहीं है। हाँ, ठीक यू है। शुड बी क्लियर ऑन दिस कि आपको इंडिकेटर किस टाइप का मार्केट चल रहा है, कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। ओके, नाइस। ओके सईम भाई, ये तो यहाँ तक काफ़ी मतलब नया कुछ सीखने को मिला मुझे भी। अब एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिगिनर्स की, वो ये है कि स्टॉक में आ गए, प्राइस एक्शन सीख लिया, इंडिकेटर सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, कौन से स्टॉक में ट्रेड करें, ये बहुत मुश्किल की बात है। बहुत सी मेजॉरिटी ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे स्टॉक में फंस जाते हैं, उनको लगता है कि पेनी स्टॉक में ट्रेड कर लेंगे, कम प्राइस में मिल रहा है, ज़्यादा बाई करके अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। कुछ होते हैं जो स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता कि कौन से स्टॉक में एंट्री करें कि इसमें ट्रेड मिल जाएगा। व्हाट डू यू थिंक कि उनको क्या करना चाहिए और कौन से बेस्ट स्टॉक होते हैं? स्टॉक सिलेक्शन मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लोगों को। आपने जितना भी सुना होगा कहीं पे, या आपने खुद पॉडकास्ट किए हैं लोगों के साथ, तो मैं अपने स्टॉक्स फिक्स रखता हूँ। Okay. आई ट्रैक 2 इंडेक्सेस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और उसके साथ मैंने 4-5 स्टॉक्स अपने फिक्स रखे हैं। वो मेरे पिछले 5-6 साल से फिक्स ही हैं। आई हैव नॉट चेंज्ड देम, एंड द रीज़न बिहाइंड इज कि अब मुझे उन स्टॉक्स का ना आगे पीछे का सब कुछ पता है कि एक दिन में वो कितना मूवमेंट लेंगे, अगर कोई न्यूज़ आई तो कितना वो मैक्स अपसाइड या डाउन साइड जा सकते हैं। तो आई नो कि इन पर्टिकुलर शेयर्स में मेरा रिस्क कितना है अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ। सो अकॉर्डिंगली मैं उसमें अपनी क्वांटिटी उस हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई मैं सिर्फ 4-5 स्टॉक्स ही देखता हूँ। मैं हर दिन ना नया स्टॉक नहीं सेलेक्ट करता कि वॉल्यूम के हिसाब से मैंने देख लिया या फिर प्राइस के हिसाब से देख लिया कि कौन सा आज ऑल टाइम हाई पे, कौन सा ऑल टाइम लो पे। एंड पेनी स्टॉक्स तो मैं करता ही नहीं। हाँ, जाना ही नहीं इसमें। तो ये जो 5 स्टॉक्स आपने बताया कि आप यूज़ करते हो, इन 5 स्टॉक्स का कोई क्राइटेरिया होगा कि निफ्टी 50 के होना चाहिए, निफ्टी 100 के होना चाहिए, या फिर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए? लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट यू कैन ईजिली एंटर द ट्रेड एंड यू कैन ईजिली एग्जिट द ट्रेड। एंड मैं प्रेफर ये करता हूँ कि हाँ वो निफ्टी 50 के हो तो ज़्यादा बेटर। तो उसमें लिक्विडिटी और वॉल्यूम का इशू अपने आप खत्म हो गया, राइट? इट्स अमेजिंग। पता है ना, जैसे जो बात आपने कही है, मैं परमानेंट वॉच लिस्ट मेरी भी एक है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं कुछ वॉच लिस्ट चेंज करता रहता हूँ। अब अगर आप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे ये बोल दोगे ना कि आपको परमानेंट वॉच लिस्ट रखनी है, 6 महीने 1 साल ट्रैक करना है, कोई नहीं देखेगा। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि ये स्कैनर है, ठीक, इस स्कैनर पे जाओ, एक क्लिक करो, आपको डेली स्टॉक मिलेंगे। हाँ, उस फ्रैंकली पर बहुत व्यूज आने वाले हैं। फ्रैंकली मुझे इन स्कैनर्स के नाम तक नहीं पता कौन से स्कैनर्स होते हैं जो आपको कुछ होते हैं मेरे ख्याल से प्राइस एक्शन भी बता देते हैं कि इसमें ये सेटअप बन रहा है, उसमें वो सेटअप बन रहा है। मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। ओके। मैं अपनी ट्रेंड लाइंस बनाता हूँ, अपनी सपोर्ट डिस्टेंस बनाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं गलती करूँगा मैं उस गलती को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं अगर किसी स्कैनर के भरोसे बैठा हूँ, मैं वहाँ पे अपनी गलती, मुझे तो यही नहीं पता मेरी गलती क्या है, मैं उसको सुधारूंगा क्या। लुक, एक्चुअली आई एम गिल्टी, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रखी है ऐसी, इनफैक्ट मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है ऐसी कि आप इस टूल का इस्तेमाल करके, इस स्कैनर का इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आपको स्टॉक मिल जाएंगे। बट अलॉन्ग विद दैट मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मेरी एक परमानेंट वॉच लिस्ट है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि आपको ये चीज़ें बताई क्यों जाती हैं। अगर आप शॉर्टकट ढूंढोगे तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लोग शॉर्टकट ही बेचेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम प्रमोट किस चीज़ को करेगा? जो आप देख रहे हो, जिसको आप लाइक कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी इनिशियली गलती है कि हम शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप शॉर्टकट नहीं आते हो, ये शॉर्टकट नहीं है। आपने 4-5 स्टॉक चूज़ किए, किसी से कुछ नहीं पूछना, निफ्टी 50 के कोई भी 5 स्टॉक चूज़ कर लो। इसमें थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हो। इनकेस मान लेते हैं आपका जो जिस फील्ड में आप काम करते हो उस सेक्टर के स्टॉक को देख लो, हाँ ठीक है। जैसे मान ले कोई आईटी में काम कर रहा है तो निफ्टी 50 के आईटी स्टॉक को देख ले। ऑटो में काम कर रहे हैं, निफ्टी 50 के ऑटो स्टॉक्स को देख ले। आपको और ज्यादा बेहतर पता होगा कि उसके न्यूज़ पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, लेकिन इस पर टाइम लगेगा। आपको 6 महीने का डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो कोई नहीं करना चाहता, ठीक। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस पर ध्यान दो थोड़ा सा कि अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस जानना है, बहुत सिंपल है। 5 स्टॉक उठाओ, रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करो और ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करो कि उस स्टॉक में कब क्या हो रहा है। दैट्स इट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपको अपनी गलती नहीं पता होगी तब तक आप उसको इम्प्रूव ही नहीं कर सकते। किसी को नहीं पता अपनी गलती। मैं बता रहा हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा लोगों से कि आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है ट्रेडिंग में। तो एक बंदा कहता है कि मैंने पिछले 1 साल में अपना कैपिटल डबल कर लिया, पोर्टफोलियो डबल कर लिया, और एक ट्रेड में मैंने सब कुछ गंवा दिया, मेरी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है।
कंसिस्टेंसी का इशू नहीं है इसमें, ये तो रिस्क मैनेजमेंट की बात हुई ना बिल्कुल कि भाई तुमने रिस्क मैनेज नहीं किया। एक दिन में अगर आप अपना कैपिटल उड़ा दे रहे हो इसका मतलब कि आपने रिस्क मैनेज नहीं किया। कंसिस्टेंसी की बात ही नहीं है इसमें। बिल्कुल करेक्ट। तो गलती आइडेंटिफाई करने के लिए आप ट्रेडिंग जर्नल रिकमेंड करते हो? बिल्कुल, ट्रेडिंग जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेंटेन करता हूँ उस चीज़ को। बताओ, इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद भी अगर मेंटेन कर रहा है इंसान, तो आप क्यों नहीं करते हो? यू मस्ट हैव ट्रेडिंग जर्नल। एंड इसके बाद जैसे मेरे पास भी इंस्टा पे क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल में क्या लिखें। यार ट्रेडिंग जर्नल एक डायरी नहीं है कि आपको पूरा दिन अपना लिखना है या फिर पूरी कहानी लिखनी है। आपको स्टॉक का नाम लिखना है या क्रिप्टो का नाम लिखना है जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो। यू हैव टू राइट डाउन कौन से प्राइस पे एंट्री ली है, किस टाइप की ट्रेड ली है, बाय लिया है, सेल लिया है, एंड योर एनालिसिस, दैट्स इट। उसके बाद अगर उसमें टारगेट हिट हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें उसमें सही हुई हैं आपने वो लिखनी है। अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है दोबारा से रीएनालाइज करके आप ये देखो कि आपकी मिस्टेक क्या है एंड वो मिस्टेक्स लिखो। क्योंकि हो सकता है आप चार्ट देख के आपको समझ में आ गई कि आपको मिस्टेक क्या है, बट जब आप लिख लोगे ना तो वो आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगी कि हाँ मेरी ये मिस्टेक है और मुझे ये आगे नहीं करनी। दैट इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली मिस्टेक रिपीट ना की जाए, है ना? सेम भाई, जब आपका इंट्रोडक्शन में भी लिया था तो आपने बताया कि सबसे बड़ी मिस्टेक लोगों की होती है कि वो ऑप्शंस में एंटर कर जाते हैं, राइट? कि बिना इक्विटी सीखे या फिर बिना कुछ सीखे ऑप्शंस में एंट्री कर जा रहे हैं। बिगिनर की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। अगर मैं पूछूं ऑप्शंस वर्सेस इक्विटी, तो आप क्या प्रेफर करोगे, ऑप्शंस की इक्विटी? और किसको ये प्रेफर करना चाहिए, ये किसके लिए डिसीजन होगा? ऑप्शंस में बेसिकली उन लोगों को आना चाहिए जिनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है ओके। और जिसको रिस्क मैनेज करना आता है। हो सकता है किसी की रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ी हो, जैसे आपने अपने एग्जांपल दिया कि आपके पास एक क्वेरी आई जिसने एक दिन में अपनी कैपिटल एरोड कर दी, मतलब रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है बट उसको रिस्क मैनेज करना नहीं आता। तो ऐसे लोगों को ऑप्शंस में नहीं आना चाहिए। उनको पहले इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, देन दे शुड एंटर द ऑप्शन। इफ़ यू डोंट हैव द रिस्क एपेटाइट तो आप इक्विटी ट्रेड करो। इक्विटी ट्रेड करके धीरे धीरे अपनी रिस्क एपेटाइट बढ़ाओ, तब ऑप्शंस में। क्या एक बिगिनर जिसको मार्केट में पहले उसने कभी ट्रेड नहीं किया वो ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता है? नहीं, ही शुड स्टार्ट फ्रॉम इक्विटी। यस, राइट। ऐसा क्यों? सेम, जब आपको स्टॉक्स के बारे में नहीं पता, ऑप्शंस तो उससे 100 टाइम्स कॉम्प्लेक्स है। ओके। मेरे पास आज भी ऐसे लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग आती है। मैं उनके सामने ये कह दूं मैंने कॉल सेल करी है क्योंकि मैं बुलिश नहीं हूँ, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि मेरा एनालिसिस क्या है। आपने कॉल क्यों सेल करी है? कॉल तो बुलिश होती है। या फिर अगर मैं बोलूं मैंने पुट बाय करी है बिकॉज आई एम बेयरिश, तो वो कहेंगे आपको तो सेल करना चाहिए ना क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है। बेसिक्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स ही नहीं समझ में आते। क्योंकि आप ये समझो कॉल इज फॉर बुलिश, पुट इज फॉर बेयरिश, एंड उसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं पुट के साथ ट्रेड तब भी कर सकता हूँ व्हेन आई एम नॉट बेयरिश। राइट। अब ये चीज समझाना अपने आप में एक टास्क होता है। अब आप ये समझो कि समझाना अगर एक टास्क है तो समझना तो उससे बड़ा टास्क है, सही बात है। तो आपको तो पहले स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। पहले एक नॉर्मल ट्रेडिंग तो सीख लो। जब तक नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं आएगी ऑप्शंस तो बहुत दूर की बात है। व्हाट आई फील, ऑप्शंस में आना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है बिगिनर्स के लिए क्योंकि इक्विटी में रिस्क मैनेज करना इज़ फार ईजियर एज कम्पेयर टू ऑप्शंस। अगर हम इक्विटी की बात करें, जैसे मान लिया कि ये मेरी फीलिंग है, मुझे लगता है इक्विटी में आपका क्वांटिटी आपके हाथ में है, राइट? ठीक है। आपको ट्रेड भी करना है स्टॉक पे। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक पे एनालिसिस कर रहे हो, प्रीमियम पे ट्रेड ले रहे हो, राइट? अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो आप अपना जो रिस्क है, अगर आप चाहते हो कि 1000 रुपये का रिस्क हो तो आप उसको एकदम बिल्कुल फिक्स कर सकते हो, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं होगा विद यूजिंग स्टॉप लॉस एंड क्वांटिटी। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस में आपकी क्वांटिटी आपके हाथ में नहीं है। यू हैव टू ट्रेड इन मल्टीपल लॉट्स, ठीक है? 1 लॉट 2 लॉट जितना भी है, तो आपके हाथ में पूरी तरीके से नहीं है। दूसरा, आप एनालिसिस कर रहे हो चार्ट पे, ठीक है, अंडरलाइंग एसेट के चार्ट पे, और ट्रेड लेना है आपको प्रीमियम पे, और इनका जो मूवमेंट होता है हमेशा रैशनल नहीं होता है, राइट? कभी मे बी अगर क्या बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है तो प्रीमियम और भी तेज़ी से मूव करेगा, ठीक है? मे बी ऐसा हो जाता है कि आपका एक्सपायरी के दिन प्रीमियम मूव ही नहीं कर रहा है, थीटा डीके हो रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे, ये कहीं तक हद तक सही है? बिल्कुल, तभी तो मैंने अभी मना किया कि ऑप्शंस में डायरेक्टली आना ही नहीं है। अब जैसे आपने टर्म यूज किया थीटा, डेल्टा, गामा, ये 3 टर्म्स ऑप्शंस के
प्रीमियम को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। मैं कह रहा हूँ लोग कॉल पुट नहीं समझ पा रहे, ये डेल्टा गामा कहाँ से समझेंगे? भाई देखो, अगर किसी को पता है कि थीटा गामा डेल्टा क्या होता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। लेट्स सी कितने लोगों को पता है कि बेसिक भी क्लियर है कि नहीं है। ओके ग्रेट, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। सो इसलिए ऑप्शंस में स्टार्टिंग में आना तो बिल्कुल भी फीसिबल नहीं है। एंड लोग ऑप्शंस में क्यों आते हैं? लोग सेलिंग में कभी नहीं जाते, लोग हमेशा बाइंग करते हैं ऑप्शंस, बहुत सही पॉइंट आपने कहा, बिल्कुल। क्योंकि इंस्टा पे यूट्यूब पे क्या दिखता है, 1 लाख प्रॉफिट, 10 लाख प्रॉफिट, 50 लाख प्रॉफिट, वो बनी सिर्फ ऑप्शन बाइंग में सकता है। पर ऑप्शन बाइंग एक है तरीका इजी मनी बनाने का, पर उसके पीछे की प्रोसेसिंग समझना उतना ही टफ है। सो इट इज द हार्डेस्ट वे टू अर्न इजी मनी। राइट। मैंने 10 रुपए का ऑप्शन बाई किया, वो 10 से लोगों को ये दिखता है कि 10 से वो 100 हो सकता है। लोग बैक साइड इग्नोर कर देते हैं कि वो 10 का 0 हो सकता है। और ये भी नहीं देखते कि वो 10 से 100 कितनी बार हुआ है। हाँ, वो 10 से 0 अगर 90 टाइम्स हुआ है, वो 10 से 100 सिर्फ 10 बार ही हुआ है। 10 बार भी आपने ज़्यादा बोल दिया मुझे लगता मैंने 90 लिया है ना इसको, तो इसलिए मैंने वो 10 लिया। तो ऑप्शन बाइंग इज नॉट एट ऑल फॉर द बिगनर्स। आपको एडवांस लेवल पे वहाँ पे आना ही पड़ेगा, तब आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। देखिए, फैक्ट ये है कि ऑप्शन बाइंग में जो भी आता है बिना सीखे, वो सिर्फ पैसे के लिए आ रहा है मार्केट में। एंड ही इज़ गैम्बलिंग, प्योर गैम्बलिंग। ओके, अगर आपके सामने कोई भी बंदा आके कहे कि उसने पैसे डुबा दिए मार्केट में और वो मार्केट गैम्बलिंग बता रहा है मार्केट को, एंड उससे आप सब पहला सवाल पूछो कि ऑप्शन बाइंग की थी कि नहीं। अगर किया तो ऑप्शन बाइंग, तो भाई उसकी बात कभी मत सुनना। ठीक, ऑप्शन बायर, अगर बिगिनर ऑप्शन बायर है तो वो सबसे बड़ा झूठा है, वो आपको हमेशा गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। चलिए, ये तो बात होगी कि ऑप्शन बाइंग में किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। लेट्स से ऑप्शन बाइंग कोई कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, या फिर कुछ भी अपना गुरु मंत्र, कोई ज्ञान आप अगर देना चाहो तो? तो अगर कोई बाइंग कर रहा है, तो बाइंग में सिर्फ आपको स्टॉक का प्राइस देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको प्रीमियम का चार्ट भी देखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि डेल्टा और थीटा की वजह से बहुत ज़्यादा कभी कभी प्राइजेस ऊपर चले जाते हैं डेल्टा की वजह से, एंड थीटा की वजह से कभी डीके बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड अगर आप स्टॉक के प्राइजेस में देखोगे तो वहाँ पे हो सकता है मूवमेंट ही ना हो कुछ भी, एंड ऑप्शन का प्राइजेस गिरते चले जाते हैं। सो यू शुड ट्रैक बोथ द चार्ट्स। एंड सेकेंडली व्हाट आई पर्सनली डू कि मैं कभी भी ऑप्शन बाइंग की ट्रेड नेक्स्ट डे के लिए कैरी नहीं करता। ओके। मैं 5 और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही चार्ट्स को ट्रैक करता हूँ। एंड मैं कोशिश ये करता हूँ कि 1 से 1.5 घंटे में मैक्स मैं उस ट्रेड में से निकल जाऊँ, क्योंकि अगर आप लॉजिकली भी देखोगे 5-15 मिनट की ट्रेड इससे ज़्यादा चलेगी भी नहीं। अगर इतनी लंबी चल गई तो मतलब आप एनालिसिस चेंज हो चुका है या फिर आप अच्छे लॉस में जा चुके। ओके। सो दोनों चार्ट्स आपको इक्वली ट्रैक करने, एंड आपको प्रीमियम चार्ट में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखनी है, क्योंकि हो सकता है आपकी सपोर्ट ऑप्शन चार्ट में ब्रेक हो गई बट आपके एक्चुअल स्टॉक में ब्रेक नहीं हुई है। तो आपका वहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब तक आपके एक्चुअल स्टॉक में वो सपोर्ट ब्रेक होगी। ओके, तो हमें स्टॉप लॉस एक तो प्रीमियम के चार्ट पे लगा के रखना है, एक तो स्पॉट के चार्ट पे लगा रखना है, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेड हम प्रीमियम पे ले रहे हैं। राइट, एग्जैक्टली। ठीक है, दिस इज समथिंग गुड, बिकॉज ये ना बहुत बहुत बड़ा सवाल है लोगों के लिए, डाउट भी है कि अगर हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है तो हम किस पे प्लेस करें, प्रीमियम पे कि स्पॉट पे, और करें तो कैसे करें? प्रीमियम पे करना है एंड प्योरली ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस। प्रीमियम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के उस पर स्टॉप लॉस प्लेस करना है। राइट, ग्रेट, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग में भी आ रहे हो तो एक ये भी तरीका है कि आप अपना स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो इससे। अगर आपने प्रीमियम पे स्टॉप लॉस प्लेस किया तो ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होंगे आपके, बट बड़ा लॉस नहीं होगा। राइट, पूरा कैपिटल साफ नहीं होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जैक्टली। अब जैसे अभी तक तो हमने ऑप्शंस की बात कर ली, इक्विटी की बात कर ली, आप क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हो, एंड आई थिंक क्रिप्टो आजकल बहुत न्यूज़ में भी है। हाँ, सीजी वगैरह के चक्कर में। ठीक है, तो अगर क्रिप्टो में भी किसी को स्टार्ट करना हो तो व्हाट डू यू थिंक कि प्राइस एक्शन इंडिकेटर जो आपके इक्विटी में काम करते हैं वो क्रिप्टो में काम करते हैं? क्रिप्टो में तो उससे ज़्यादा बेटर काम करते हैं। रियली? यस, क्योंकि
इंडियन मार्केट का क्या है, इंडियन मार्केट 9:15 पे ओपन हो रही है, 3:30 पे क्लोज हो रही है, एंड उसके बाद आपकी इंटरनेशनल मार्केट ओपन हो रही है, तो जो बहुत ज़्यादा मेजर मूव क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स में गैप अप गैप डाउन होते हैं। तो कभी कभी आप देखते हो कि हमारे टेक्निकल्स फेल हो रहे हैं इंडियन मार्केट में, वो चीज़ क्रिप्टो मार्केट के साथ नहीं है, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट रन्स 24/7। तो अगर किसी को परफेक्ट करने अपने टेक्निकल्स, तो क्रिप्टो मार्केट इज द बेस्ट प्लेस। ओके, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 24/7 चल रही है, तो अगर कोई न्यूज़ आएगी, हैंड टू हैंड उसका इम्पैक्ट आएगा, तो आपको प्रॉपर ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स होते हुए दिखेंगे, प्रॉपर रिवर्सल्स होते हुए दिखेंगे। तो टेक्निकल्स बहुत अच्छे तरीके से क्रिप्टो मार्केट में वर्क करते हैं। राइट। ये ना मेरे को एक क्वेश्चन दिमाग में आया। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि सर मैंने मान लो प्लान बनाया, स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, आज हमने 2 स्टॉक्स में 3 स्टॉक में प्लान बनाया कि कल हम यहाँ बाई करेंगे। कल जब मार्केट ओपन हुआ तो स्टॉक गैप ओपन हुआ, हाँ, जो प्लान था सब फेल। इनफैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में भी यही होता है। तो आई थिंक ये वाला तो केस होता ही नहीं होगा क्रिप्टो में, अगर ऐसा वो हैंड टू हैंड मूवमेंट आ जाता है, तो वो एकदम से इमीडिएटली फॉल हो जाएगी या इमीडिएटली राइज हो जाएगी। तो अगर आप उस ट्रेड में हो, आप पैसा कमा लोगे, एंड लेट्स से अगर आपने ट्रेड नहीं ले पाए, तो आप बॉटम पे या फिर टॉप पे दोबारा सेटअप बना सकते हो। वहाँ पे आपको मतलब हर थोड़ी बहुत देर में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है क्रिप्टो मार्केट में। ओके, ग्रेट। तो जिसको भी प्रॉब्लम ये होती है ना कि मेरा गैप अप की वजह से ट्रेड मिस हो गया, मैं यहाँ लेता तो अच्छा प्रॉफिट होता, तो गैप अप को अच्छे से ट्रेड बनाने के लिए आप क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हो, राइट? करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स और क्रिप्टो, अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना, ऑप्शंस ट्रेडिंग में, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कौन सा? निफ्टी। क्यों? लोग बैंक निफ्टी प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। आई अवॉइड बैंक निफ्टी बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। ओके, आपका अलग अलग हिसाब का है, ठीक है। जितना कंफर्टेबल जिसमें होता है इंसान का, ठीक है। अगर निफ्टी में एक्चुअली बात तो सही है कि बैंक निफ्टी में मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, इनफैक्ट आपका प्रीमियम बहुत तेजी से मूव करते हैं। तो अगर हम एक रोड मैप बनाने की कोशिश करें ऑप्शन ट्रेडर के लिए, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में करना चाहता है, तो ऐसा होगा कि पहले इक्विटी शुरू करें, हाँ, ठीक है। इक्विटी के बाद वो ऑप्शंस में आए, और ऑप्शंस भी बैंक निफ्टी से शुरू ना करें, बिल्कुल निफ्टी से स्टार्ट करें। निफ्टी से स्टार्ट करें। निफ्टी में परफेक्ट होने के बाद फिर वो बैंक निफ्टी में आ सकता है। व्हाट अबाउट फिन निफ्टी? फिर निफ्टी में मुझे इतनी वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी नहीं दिखती है, ओके, सो दैट्स व्हाई आई अवॉइड इट। ओके, मतलब और कोई रीजन नहीं है मेरे पास, दैट्स व्हाई आई डोंट ट्रेड इन फिर निफ्टी। ठीक है। निफ्टी से स्टार्ट करके बैंक निफ्टी पे आ सकते हैं। ओके, ग्रेट। ये ऑप्शंस की जितने मैंने बात करी, मैंने बाइंग की बात करी है, सेलिंग की एक्चुअली बहुत कम लोग बात करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सेलिंग आप करते हो? मैं मेन सेलिंग ही करता हूँ। मेन सेलिंग है, बैंक ज़्यादा नहीं होती है? ओके, ऐसा क्या? सेलिंग, क्योंकि आई ट्रेड इन क्रिप्टो मार्केट ऑल्सो, तो रात भर जगना होता है। ओके, सो व्हाट आई डू इज, मैं मंथ के स्टार्टिंग में स्टॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब किसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड आई सेल देयर कॉल और पुट ऑन द मंथली बेसिस, कि पूरे मंथ के लिए मैंने सेल करके रख दिया स्टार्टिंग के 1 हफ्ते एनालाइज करने के बाद, एंड मैंने पूरे महीने उनका डीके खाया। इज इट फिजिबल फॉर नॉर्मल पीपल? मतलब जो कैसे, कुछ स्ट्रेटजीज आप बता सकते हो इसमें? सी, इसमें तो मतलब मेरा एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है। आपको प्रीमियम का चार्ट नहीं देखना, क्योंकि आपको तो थीटा खाना है, आपको प्रीमियम खाना है। सो आप जितने भी हाई से हाई रेट पे सेल कर सको, यू हैव टू डू दैट, एंड उसके जीरो आने का आपको वेट करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स एनालाइज करने हैं। जैसे मैंने अपने 5 सेलेक्ट कर रखे हैं, मैं वो 5 स्टॉक्स एनालाइज करता हूँ कि वो कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे, मैंने वो बना ली। देन आई ऑब्जर्व देम फॉर एटलीस्ट 1 वीक कि वो हाईज और लोस में फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो नहीं दे रहे। इफ़ आई सी अ फेक ब्रेकआउट एंड वहाँ से मुझे रिवर्सल दिख रहा है, तो उस फेक ब्रेकआउट के ऊपर मैं कॉल सेल कर दूँगा। ओके, या फिर अगर मुझे फेक ब्रेकडाउन दिख रहा है, उस फेक ब्रेकडाउन के नीचे मैं पुट सेल कर दूँगा, एंड मैं उसको कैरी कर लेता हूँ। इजंट इट रिस्की? मतलब जो नॉर्मल ट्रेडर है वो अगर इतना बड़ा कैपिटल सेलिंग में लगा रहा है बिना हेज किए, आप हेज करते हो? अब बीच में जब मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, उसमें मैं नेकेड ऑप्शन बाइंग करता हूँ। ओके, मैं हेज वैसे नहीं करता। ग्रेट। तो अगर मान लेते हैं कोई बिगनर है या फिर कोई स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर कर रहा है, तो उसको ये ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए? नहीं, जैसा आपने बोला कि हेजिंग, मैं पिछले 4 साल से सेलिंग कर रहा हूँ, तो अब ऐसा तो नहीं है कि डेली या फिर हर महीने मेरे फेवर में जा रहा है।
7-8 मंथ मेरे फेवर में जाएगा, 3 महीने ऐसे भी होंगे कि मेरे बिल्कुल अगेंस्ट चला जाएगा Right. और बहुत मैक्सिमम लॉस देगा, मतलब जितना मैंने कमाया वो सारा उससे ज़्यादा ही चला जाएगा। सो यहाँ पे आई हैव बिल्ट अ स्ट्रैटेजी, मैंने नहीं बिल्ड करी, मतलब है वो मार्केट में पहले से ही, कि इफ़ और व्हेनेवर द मार्केट गोज इन दी अपोजिट डायरेक्शन, मान लो वो फेक ब्रेकआउट पे मैंने कॉल सेल कर दी, मार्केट थोड़ा सा अंदर आके वापस रिवर्ट होके ऊपर जा रहा है, सो व्हाट आई विल डू इज, मेरा वहाँ पे फिर ऑप्शन में जितना भी लॉस है मैं या तो उसे बुक करके फ्यूचर बाय कर लूँगा हैंड टू हैंड, क्योंकि मुझे पता है वो अब दोबारा रीटेस्ट करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो मतलब अब तो वो फटेगा, तो मैं वहाँ पे फ्यूचर बाय कर सकता हूँ वो लॉस बुक करके, तो मेरा ही रहेगा वो लॉस मैं रिकवर करता रहूँ एंड जब मैं ब्रेक इवन पे आऊँ तो उसके बाद मुझे प्रॉफिट हो। Okay. सेकंड मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी जैसे ही वो लॉस में एंड मुझे बॉटम से दोबारा से रिवर्सल दिख रहा है, मुझे वो कैंडल में दिख जाएगा, तो जैसे ही मुझे वो रिवर्सल दिखेगा मैं उस टाइम पे फ्यूचर लॉन्ग कर लूँ, कॉल शॉर्ट मेरी चल रही है तो जितना लॉस मुझे इसमें हो रहा है कॉल में उतना मुझे प्रॉफिट होता रहेगा। Futures सो में। मैंने अपना लॉस वहाँ पे फिक्स कर दिया एक सर्टेन लेवल पे, Okay. बीच में आके, है ना? बीच में, Right. तो मेरा उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस। मैंने अपना स्टॉप लॉस बना दिया इन दी रनिंग मार्केट और मेरी दोनों ट्रेड्स चल रही हैं। ग्रेट ग्रेट। आप इसमें कुछ एक मतलब आर्टिकुलेट करना चाहोगे इसको, जैसे मान लिया कि हम बात कर रहे हैं निफ्टी 20,000 पे, ठीक है, निफ्टी 20,000 से ऊपर नहीं जा रहा है, आपने निफ्टी का पुट सेल किया हुआ है, सॉरी कॉल सेल किया हुआ है निफ्टी का 20,000 का। अब अगर यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो आता है कि निफ्टी 20,000 ब्रेक करने वाला है, तो आप कैसे मैनेज करोगे उसको? सो मैंने 20,000 का कॉल सेल कर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो 20,000 का नहीं करूँगा, मैं 20,100 या 20,200 का करूँगा, आई विल टेक अ बफर। तो मैंने जब उस लेवल का सेल किया है एंड मुझे दिख रहा है कि अगर ब्रेकआउट आया तो अब वो 200 पॉइंट का नहीं है, इट विल गो अप, वो एटलीस्ट 500-600 पॉइंट्स का आएगा, क्योंकि फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम निफ्टी इस रेंज में, तो अब जब वो फटेगा तो बहुत अच्छा बुलिश मूव आएगा। सेकेंडली एट दैट पॉइंट आई विल बी सीइंग द मार्केट सिनेरियो कि मार्केट को लेके न्यूज़ कैसी है, कि पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है या नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। इफ़ दैट ब्रेकआउट इज सपोर्टेड बाय द पॉजिटिव न्यूज़ तो वहाँ पे मैं हो सकता है मैं डबल से भी फ्यूचर लॉन्ग कर दूँ, मतलब जितनी मेरी क्वांटिटी कॉल सेलिंग की है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूचर बाइंग की बाई करोगे। थर्डली व्हाट आई कैन डू इज, मैंने फ्यूचर लॉन्ग कर दिया, ठीक है, मैंने लेट्स से प्राइजेस नीचे आए 19,500 तक आए एंड वहाँ से रिवर्सल मुझे दिख गया, तो मैंने बॉटम पे फ्यूचर बाय कर दिया, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे डेल्टा की वजह से लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, तो मुझे वहाँ पे लॉस हो रहा है, मैंने नीचे से फ्यूचर लॉन्ग कर दिया, तो जितना मुझे लॉस अभी तक हुआ है वो मेरा फिक्स हो गया, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा मुझे। अब यहाँ से फ्यूचर आपको प्रॉफिट, फ्यूचर मुझे प्रॉफिट देता रहेगा। मैं नीचे से पुट सेल कर दूंगा कि जो अब मुझे बाकी का लॉस हुआ है जो मैंने फिक्स कर दिया उसमें मेरा कितना रिकवर हो सकता है पुट सेल करके। पुट सेल करके। तो अगर एक महीना मैं नहीं कमा रहा, मैंने वो लॉस अपना कम कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो फाइन विद मी, मैं बाकी के तो महीने कमा रहा हूँ ना, और मेरे पास अपॉर्चुनिटीज तो अभी भी ओपन है, क्योंकि सेलिंग के लिए जो मैंने फंड रख रखा है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ऑप्शन बाइंग के लिए जो मैंने फंड रखा है दैट इज डिफरेंट, क्रिप्टो के लिए जो मैंने फंड रखा है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो एक में अगर दिक्कत आती भी है तो दूसरे मैं बाकी दोनों तो मेरा चल रहा है। राइट, ठीक है। जैसे अभी आपने न्यूज़ की बात की, ठीक, व्हाट डू यू थिंक, न्यूज़ के बेस पे ट्रेड करना चाहिए? न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट आपके सेटअप्स अगर न्यूज़ की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के साथ अलाइन हो रहे तो आई से दैट दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब लेट्स से आपका चार्ट तो ब्रेकआउट दिखा रहा है बट मार्केट का सेंटीमेंट ही नेगेटिव है, ओके, तो वो फेक ब्रेकआउट देके डंप कर जाएगा एंड आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज ट्रैक द न्यूज़ कि मार्केट में चल क्या रहा है, उनके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना कभी भी, बट आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक बिगिनर जिसको अभी इतना नहीं आइडिया कि मार्केट कैसे काम करता है, अगर वो न्यूज़ को इंटरप्रेट करना चाहता है तो आप कैसे बोलोगे कि उसको क्या एक प्रोसेस क्या फॉलो करना चाहिए? आई वुड से कि एटलीस्ट 15 डेज तक वो इंडेक्सेस देखे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एंड जो हमारे जैसे न्यूज़ पोर्टल्स हैं
मनी कंट्रोल हो गया, लाइव मिंट हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, इन सब पे न्यूज़ देखे स्टॉक मार्केट रिलेटेड कि क्या क्या न्यूज़ आ रही है एंड इसका इम्पैक्ट इंडेक्सेस पे क्या हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो मूव होते हैं वो इंडेक्सेस ही होते हैं। तो इनका कोरिलेशन बिठाए फॉर द फर्स्ट 15 डेज, देन वो मार्केट में और स्टॉक्स देखे। और अगर न्यूज़ आ रही है, कोई बुरी न्यूज़ आ रही है, मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है, कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, जनरली ऐसा होता है। पीपल विल से कि मार्केट हमेशा सबको डिस्काउंट करके चलता है पहले से ही, हाँ। राइट? तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा कि ये अच्छी न्यूज़ है या फिर ये बुरी न्यूज़ है, या फिर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पे? अगर नहीं पड़ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? सो जैसा आपने बोला कि मार्केट रूमर्स पे रिएक्ट करती है, बट वो रूमर्स भी तो इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ आ रहे हैं ना। Right. हम उसको ऑफिशियल न्यूज़ तब कहते हैं जब लेट्स से वो किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स है। ओके, फॉर एग्जांपल रिलायंस के लेट्स से रिजल्ट अनाउंस होने वाले, सो फ्रॉम दी पास्ट 7 to 8 days मैनिपुलेशन आने लगेगी कि रिजल्ट इतना अच्छा आने वाला है, इतना बुरा आने वाला है, लोग स्पेकुलेट करने लगते हैं। करेक्ट। तो जिसकी वजह से मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करने लगती है, और आई कैन से कि रिलायंस उस तरीके से रिएक्ट करने लगेगा। बट जब वो एक्चुअल आएगा, जब एक्चुअल न्यूज़ आएगी, उस टाइम पे आपको मूवमेंट नहीं दिखेगी, या फिर मूवमेंट आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगी। तो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब तो न्यूज़ आई, अब तो और ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए, बट उस न्यूज़ का तो काम हो चुका ना उन रूमर्स पे। जैसा आपने बोला कि नेगेटिव न्यूज़ आई या पॉजिटिव न्यूज़ आई मार्केट में, और मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया ज़्यादा। सो अभी निफ्टी में ये हुआ था जब गाज़ा वाली न्यूज़ आई थी, हमारी मार्केट ऑब्वियसली इट केम डाउन, कि न्यूज़ तो नेगेटिव थी तो मार्केट को नीचे तो आना था, बट इफ़ वी कंपेयर इट विद द इंटरनेशनल मार्केट, तो हमारी मार्केट कम नीचे आई थी एज कम्पेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स, राइट? वाई वॉज द रीज़न? आपको इसके पीछे के लॉजिक पे जाना। नाउ द रिसर्च वर्क स्टार्ट्स कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आप अगर मेजर लोगों की बात सुनोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल एनालिस्ट, जो उनका परसेप्शन इंडिया को लेके कि इंडिया इज़ इन दी डेवलपिंग स्टेज, इंडिया का मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इंडिया में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years इज़ वेरी हाई। तो उन सारी पॉजिटिव न्यूज़ ने इस नेगेटिव न्यूज़ को आउटशाइन कर दिया। एंड अगर गाज़ा पर अटैक हो रहा है, इंडिया का क्या रिलेशन है उससे? यूएस का रिलेशन है, क्योंकि यूएस ने तो आर्म सप्लाई करने, एंड कहीं पे भी वॉर होगा यूएस का डायरेक्ट रिलेशन, राइट? मिडिल ईस्ट है, यूरोप इज डिपेंडेंट अपॉन दी ऑयल, राइट? हमारे ऑयल का डिपेंडेंसी है, बट जिन कंट्रीज के बीच में वॉर है उन पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो जब इंडिया के लिए वहाँ पे कुछ नेगेटिव है ही नहीं, तो ऑब्वियसली पैनिक में थोड़ा सा नीचे आएगी, बट इट विल नॉट सस्टेन डाउन। एंड एक्चुअली इट्स अ मौका कि आप उसमें एंट्री करके पैसे कमा दो, राइट? करेक्ट। तो आप ये तो ऑब्वियसली चलो विद एक्सपीरियंस चीज़ें आती हैं, बट फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली आपको ये सारी चीज़ें लिंक करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि निफ्टी एंड जो भी न्यूज़ मार्केट में आ रही है उसको एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ये जो कोरिलेशन जैसे मैंने बिल्ड किया है वो समझने में टाइम लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच सय्यम भाई, आपने अपना जो इतना साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। एंड अगर किसी को भी सय्यम भाई का पेज फॉलो करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सय्यम भाई अभी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, वो चीज़ें शेयर करते हैं, डिटेल जो भी उनको अपनी समझ में आता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो शेयर करते हैं। आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।